हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। कक्षा 11 के आज इस लेक्चर में क्लास 11th में इस लेक्चर में आपको यस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम बता चुके हैं। यस ब्लॉक एलिमेंट के गुण क्या होते हैं, उनके बारे में, तत्वों के बारे में, यस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, कौन कौन सा ग्रुप यस ब्लॉक में आता है, आपको बता चुके हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, और इन तत्वों के गुणों के अध्ययन के बारे में भी हमने आपको बताया है। आज हम आपको यस ब्लॉक एलिमेंट शुरू करने से पहले पीरियाडिक टेबल के बारे में बता दें, जैसा कि हम इसके पहले बताते चले आए हैं। पीरियाडिक टेबल के बारे में 18 समूहों के बारे में, जैसे कि हमने बताया था कि 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिनमें से 16 को हम समूह कहते हैं या समूहों की संख्या 16 होती है। 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऐसे होते हैं जिनको हम समूह में काउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुल ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18 होती है। कुल ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में, जिसको मोजले ने 1913 में प्रिपेयर किया था, उसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिनमें से 16 को हम वर्ग या समूह कहते हैं, 2 को छोड़ दिया जाता है, उनको केवल ऊर्ध्वाधर स्तंभों के नाम से ही जाना जाता है। जैसे 8वें को और 10वें को, 8 और 10, इसके पहले उसके बारे में हमने आपको बताया था कि 8 और 10 को हम ग्रुप में काउंट नहीं करते हैं। कुल मिला के ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है? 18 है। तो एक एक करके हमने ट्रिक आपको बनाया था, पूरे पीरियाडिक टेबल का ट्रिक हम आपको डेली एक एक समूह करके बता रहे हैं कि एक समूह में कितने तत्व होते हैं, उनके ट्रिक के बारे में हमने आपको बताया है। आज आगे वाला हम आपको बताएंगे, आगे वाले ट्रिक के बारे में, यानी कि इसके पहले जहाँ तक आपने पढ़ा है उसके आगे हम शुरू करेंगे। तो इसके पहले आपने 13 तक 13 ग्रुप तक आप जान चुके हैं। आज हम 14th ग्रुप बताएंगे। 14th ग्रुप, 14वां ग्रुप या इसी को, और 4th ए, इसी को क्या कहा जाता है? 4th ए ग्रुप। तो 14वां ग्रुप या 4th ए ग्रुप के बारे में बताएंगे आपको। इसका ट्रिक क्या है? जैसे इसके पहले वाला 13 के बारे में हमने आपको बताया था कि जो डब्लू है, डब्लू का सर्जरी हो चुका है, अब वो अपने अस्पताल से फ्री हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, तो वो जाके बनारस में जर्मन और सिंधु के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ रहने लगा और वहाँ पर उन्होंने एक अनाथ आश्रम डाला। एक अनाथ आश्रम डाल के सबके साथ वो रहने लगा और अनाथ बच्चों की देखरेख करने लगा, उनकी सेवा करने लगा और छोटे मोटे काम धंधे करने लगा, क्योंकि उसकी सर्जरी होने के नाते वो बड़ा काम नहीं कर सकता था, बोझ नहीं उठा सकता था, बड़ा काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो छोटे मोटे काम करने लगा। तो अब जब वो चला गया, और हमने नाम भी बताया था कि उसके आश्रम में कौन कौन है, आपको बताए थे इसके पहले कि बाल गंगाधर, इंदु, तिलक और नन्ही परी। बाल गंगाधर, इंदु, तिलक और नन्ही परी, इसके आश्रम में ऐसे बच्चे थे जिनका नाम हमने आपको कल बता दिया था। तो आज हम बता रहे हैं कि आपको कि ये कैसे गए थे और कहाँ गए थे। ये गए थे काशी में। कहाँ गए थे? काशी। काशी मतलब बनारस में। बनारस में या काशी में, काशी में जर्मन सिंधु के साथ पूरी फैमिली के साथ पूरी फैमिली रहने लगी। देखिए, यह है काशी में जर्मन सिंधु के साथ
पूरी फैमिली रहने लगी। तो देखिए इसमें तत्वों का नाम कैसे हम अलग करेंगे। कासी यानी कि कार्बन, CSI सिलिकॉन, देखिए दो तत्व हो गए, कासी C कार्बन सिलिकॉन, जर्मन GE इसको कहते हैं जर्मेनियम, सिंधु SN इसको कहते हैं टिन के साथ पूरी PB, लेड फैमिली FL, फ्लूरोबियम। देखिए इसमें पहला हो गया, पहला एलिमेंट कार्बन C, दूसरा एलिमेंट सिलिकॉन SI, तीसरा एलिमेंट जर्मेनियम GE, चौथा सिंधु टिन SN, पांचवा एलिमेंट लेड PB, छठवां एलिमेंट फ्लूरोबियम FL। ये 6 तत्व हैं आपके 4th A में या 14th ग्रुप में। कौन कौन से हैं? काशी में जर्मन सिंधु के साथ पूरी फैमिली रहने लगी। भाई अब ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। डब्लू जो है, डब्लू कहाँ चला गया? काशी में चला गया। किसके साथ रहने लगा? जर्मन सिंधु के साथ। और उसके साथ में कौन था? पूरी फैमिली थी। यानी कि सब वहाँ जाके रहने लगे और उस अनाथ आश्रम की देखरेख करने लगे। तो इसमें हमें 6 तत्वों के नाम मिल जाते हैं और आसानी से, बहुत ही सिंपल ट्रिक से, बहुत ही आसान तरीके से इनको हम याद कर सकते हैं। देखिए कार्बन C, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम G, टिन SN, लेड PB, फ्लूरोबियम FL। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक क्या था? S ब्लॉक एलिमेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम आपको बताएंगे S ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। जहां से हमने छोड़ा था उसी के आगे आज हम आपको बताएंगे कि S ब्लॉक एलिमेंट में जो सेकंड A समूह है, उस सेकंड A समूह में कैल्शियम ऑक्साइड का जो यौगिक है, या कैल्शियम ऑक्साइड जो यौगिक है, इसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। फर्स्ट A में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट NaOH के बारे में हमने आपको बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग सबकी जानकारी आपको दिया है। अब सेकेंड A समूह में पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड S ब्लॉक एलिमेंट में सेकेंड ए ग्रुप में पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए हमको करना क्या है कि एक घूर्णित भट्ठी लेना है, घूर्णित भट्ठी, और इस घूर्णित भट्ठी में हमको कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। क्या करेंगे? एक घूर्णित भट्ठी लेंगे और उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट डाल के गर्म करेंगे। उस भट्ठी का टेम्परेचर कितना होगा? 1070 से 1270 केल्विन।
उस घूर्णित भट्ठी का टेम्परेचर कितना रखेंगे, कितनी उष्मा देंगे, 1070 से 1270 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को इस भट्ठी में डालकर गर्म करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दो चीजें हमें प्राप्त हुई। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जो अग्र एवं पश्च यानी कि आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जैसे ये देखिए फॉरवर्ड चल रही है तो इसे कहेंगे अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया, ये देखिए फिर पीछे रिटर्न हो गई तो इसको कहेंगे पश्च अभिक्रिया। पश्च अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हों, आगे भी पीछे भी, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल वन डायरेक्शनल होती हैं, जो केवल अग्र दिशा में चलती हैं, उसे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब जो वन डायरेक्शनल हो, केवल एक दिशीय हो, केवल एक दिशा में चलता हो। तो एक दिशा में चलने वाली अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अब हमें ध्यान क्या देना कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, पुनः ये दोनों क्रिया करके फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस CO2 की सांद्रता को, इस CO2 को यहाँ से रिमूव करते रहें, यहाँ से हटाते रहें। अगर हम इसको हटाते रहेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड बराबर उचित मात्रा में मिलता रहेगा। अगर हम देखिए, अगर हम इसको नहीं हटाएंगे CO2 को, तो पुनः ये कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करा के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त नहीं होगा। तो ये बनाने की विधि हो गई। बनाने की विधि है कि घूर्णित भट्ठी में कैल्शियम कार्बोनेट को 1070 से 1270 केल्विन ताप पर अगर गर्म कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 मिलेगा। और ये प्रक्रिया जारी रखने के लिए हम यहाँ से CO2 की सांद्रता को हटाते रहेंगे, CO2 को हटाते रहेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड लगातार मिलता रहेगा। ये बनाने की विधि है। अब इसके भौतिक गुण बनाने की एक ही विधि आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में एक ही विधि है बनाने की। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक गुण के बारे में अगले लेक्चर में हम आपको भौतिक गुण, किसका भौतिक गुण, कैल्शियम ऑक्साइड का भौतिक गुण, इसके कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। धन्यवाद।